सभा में मंच पर विराजे हुए मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सतपाल जी मलिक साहब, आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, आदरणीय रामनारायण जी डूडी, आदरणीय सावनमल जी, बहन बिंदु जी, अबूब रहमान जी, सभी पधारे हुए मेरे पिताचरों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, अपने देश में राज जनता का कहलाता है। ये राज न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, ये राज इस जनता का है। ये जनता वोट की पेटी से जिसे पैदा करती है वो जयपुर और दिल्ली जाता है, और जिसको वोट की पेटी में मारते वो अपने गांव और घर जाता है। सच में इस मुल्क का मालिक अगर कोई है इस लोकतंत्र में तो ये जनता जनार्दन है। और इसलिए आज मैं जनता जनार्दन से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान के लिए इस वोट को डालते समय अपने माथे पर जोर लगाओ, ईमानदारी की ताकड़ी में दोनों पार्टियों को रखो, रखने के बाद हिसाब किताब मिलाने के बाद भगवान का नाम लेके उठाओ। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के 65 साल के राज में 59 साल तक दिल्ली में राज रहा और अमन चैन और शांति रही हो तो आप उसे जरूर वोट दें। और अगर 55 साल तक राजस्थान में उसकी सरकार रही, 9 मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अगर अच्छा काम किया हो तो आप उन्हें कभी भी वोट देकर के फिर बनाओ। लेकिन आज मैं आप पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि 59 साल तक तुम्हारी पार्टी ने दिल्ली में राज किया, तुमने राजस्थान में 55 साल तक राज किया, अब तुम्हें 1 रुपए का अनाज देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको इतना कमजोर और बेवकूफ क्यों बनाया जिसके कारण से हम अपनी रोटी की व्यवस्था भी 65 साल में नहीं कर पाए? इसका पाप किसका है? कौन है इसके पीछे जिसने हमको इस हालात में रखा? अब कहता दवाई भी फ्री मिलेगी, अब वो कह रहा कि ये भी फ्री मिलेगा, वो मकान भी फ्री बनेगा। ये सब यार 4.5 साल बाद निकलने के बाद कैसे बनता है यार? अगर तू वास्तव में हमारी मदद करना चाहता था तो जैसे ही तेरी सरकार बनी उस दिन इस योजना को लागू करता, तो कम से कम आज उसके थोड़ा बहुत कहीं दिखाई तो देता कि वास्तव में तू भला कर रहा है या क्या कर रहा है। तू तो झुंझुना लटका रहा है, जैसे बच्चा रोने लगता है ना, वो और एक मीठी बीटनी पकड़ा देते हैं ना, वही सोचता है मेरे माँ का स्तन का दूध मिल रहा है। वही चीज धोखाबाज सरकार, इस कांग्रेस के साथ में आपको समझदारी से काम लेना होगा। मैं आज आपको, क्योंकि मैं भी राजस्थान की विधानसभा में बैठता हूँ, वो सत्तारूढ़ दल हैं, उनको आपने खजाने की चाबी दी है। ये मुल्क के मालिक ये खजाना गुलाबचंद कटारिया का नहीं है, वसुंधरा जी का नहीं है, मनमोहन सिंह जी का नहीं है, ये गहलोत साहब का नहीं है। ये खजाना तेरा है, तेरे खून पसीने के टैक्स का पैसा जयपुर का खजाना बनाता है, दिल्ली का खजाना बनाता है। मालिक तो तू है यार, ईमानदारी से हम तो तेरे सेवक और मुनीम बनकर के 5 साल इस चाबी को संभालते हैं भैया। हमारा काम तो इतना ही है, जो तेने खजाना दिया उसको हम 5 साल तक ढंग से खर्च करें। जैसे घर में अपन माँ बाप को ला करके पैसे देते हैं तनख्वाह का, और माँ बाप उसको ठीक ढंग से खर्च करता है, कमजोर बच्चे का ध्यान रखता है, बीमार बच्चे का ध्यान रखता है, जो थोड़ा सा भी अगर अपाहिज हो तो उसका पहले ख्याल करता है, वो घर तो चलता है। वैसे ही आपने चाबी दी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 5 साल के लिए। मैं आपको हिसाब इसलिए समझा रहा हूं कि जब तक 5 साल ये पूरे होकर जब वोट के दिनों में आते हैं तो भगवान के लिए यार इनका चोपड़ा उठाओ यार, और चोपड़े में हिसाब मिलाओ। अगर आपको लगता है कि हिसाब में आपको संतुष्टि है कि वास्तव में जिसको हमने खजाना सुपुर्द किया उसने अच्छे ढंग से खर्च करके राजस्थान को आगे बढ़ाया, गरीब को आगे बढ़ाया, हर आदमी का ध्यान रखा, सुविधाओं का ध्यान रखा, तो आप उसे निश्चित रूप से देवो। कोई मेरी उससे नाराजगी नहीं, न तो मेरा कोई बापाती झगड़ा है कांग्रेस से, न कोई अशोक गहलोत से झगड़ा है, लेकिन झगड़ा है तो असूलों का झगड़ा है कि जो खजाना तुझे सुपुर्द किया भले आदमी, उस खजाने का हिसाब तो बताए यार। 5 साल का राजस्थान का पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, हमने 5 साल तक आपके खजाने की चाबी संभाली। हमें आपने खजाना कितना दिया? सारा का सारा बजट जो 5 साल में हमको आपने दिया वो हमको 50,000 करोड़ रुपया दिया। 50,000 करोड़ रुपया में हमने राजस्थान की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया, हर काम को पूरा कर दिया। मेगा हाईवे भी हमने बना दिया, विद्यालय भी हमने खोल दिए, डॉक्टर भी हमने लगा दिया, सड़क भी हमने बना दी, बिजली भी हमने उपलब्ध करा दी, और 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करा दी। हम 50,000 रुपये में इतना उपलब्ध कराए। अब मैं अशोक गहलोत जी आपका चोपड़ा खोलता हूँ। पहले साल का बजट तुमने जो पेश किया राजस्थान की विधानसभा में 8 और 9 में, वो 18,000 करोड़ का था।
दूसरा बजट तुम्हारा 24,000 करोड़ का था, तीसरा तुम्हारा 27,000 करोड़ का था, चौथा 36,000 करोड़ का था और अभी पांचवा बजट 40,500 करोड़ का था। इन सबको जोड़ लेता हूं तो ये होता है 1,57,000 करोड़। 1,57,000 करोड़। चलो इस साल का भी छोड़ दें, इसका हिसाब बाद में मिलाएंगे, लेकिन 4 बजटों का हिसाब तो 1,10,000 करोड़ का हो गया ना। 1,10,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद स्कूल में मास्टर क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब दे दे। इस सवाल का जवाब दे दे, स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, सड़क के खड्डे क्यों नहीं निकलते हैं, किसान को बिजली क्यों नहीं मिलती है, मेरे घर में मेरी माँ बहनों को बिजली आती क्यों नहीं है, हमको न्याय मिलता क्यों नहीं है, पुलिस से हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जवाब कौन देगा। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। उसका कारण है राजस्थान के इस मुख्यमंत्री की अयोग्यता इस बात में है, एक भी साल का बजट जो हमने विधानसभा से पास किया उसका पूरा खर्चा नहीं किया। पहले बजट में इसे 2400 करोड़ रुपया बचाया, दूसरे में 3400 करोड़ बचा और जब 10 और 11 में था वो 5600 करोड़ रुपया बच गया था। और अब की बार वाला जो बजट है, मैं ये फिगर इसलिए दे रहा हूं, मुल्क के मालिक यार समझ यार, मैं तो अपनी बात कह के अपने घर चला जाऊंगा। अगर रात डूबेगा तो तेरा और मेरा डूबेगा, अगर ये देश डूबेगा तो तेरा और मेरा डूबेगा, अगर ये प्रदेश डूबेगा तो तेरा और मेरा डूबेगा, अकेले गुलाब चंद कटारिया का नहीं डूबेगा। रे भले आदमी इसको समझने का प्रयास। ये जो अभी बजट हमने 31 मार्च को पूरा किया और जनवरी का मैंने एक प्रश्न लगाया था, मैंने कहा था कि तुमको हमने 36,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है 12-13 का, मुझे थोड़ा हिसाब बता दो। 31 मार्च तो 2 महीने बाद आएगा, क्योंकि उस समय विधानसभा चल रही थी। हमने कहा चलो 31 जनवरी का हिसाब दे दो। 31 जनवरी तक आपने इस 36,000 करोड़ में से कितना तो खर्च कर दिया और कितना अभी भी खर्च करना बाकी है। एक एक विभाग की जोड़ मैं आपको बता सकता हूं और उस सारी जोड़ में कितना खर्च हुआ हमको केवल 19,965 करोड़ रुपया। 31 जनवरी 10 महीने के अंदर खर्चा हुआ 19,965 करोड़ रुपया और बाकी 2 महीने में खर्चा करना है लगभग 17,000 करोड़ रुपया। जो सरकार 10 महीने में 19,000 करोड़ खर्च करती है, वो सरकार 2 महीने में 16,000 करोड़ का चूना लगाती है। ये कमीशन खोरों का धंधा नहीं होगा, ये माल खरीद करके डंप करने का नहीं होगा। तो ये 2 महीने में जादू की डंडी कौन सी है जो तुम इसको खर्चा कर लोगे और तुम काम कर लोगे। तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुम इस पैसे को बचाना चाहते हो। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को पहले दिन से 4 अप्रैल से दावत दे रहा हूं इस बात की। मैंने कहा तेरे मेरे कोई झगड़ा नहीं, पार्टी तेरी अलग होगी मेरी अलग होगी, जनता तेरी भी है जनता मेरी भी है। तू अपने किसी सूरमा को यहीं भेज दे यार, आधा आधा खर्चा बांट लेंगे पंडाल का, आधा हम देंगे आधा तू देगा। ये जनता तेरी भी है जनता मेरी भी है। तू अपनी दुकान का सामान लेके आ जा कि तूने क्या क्या किया 4.5 साल में, और मैं तेरा 4.5 साल का तेरा हिसाब लेके आ जाऊं और तू अपनी बात कहे मैं अपनी बात कहूं और जनता फैसला कर लेगी कौन वास्तव में सच बोलता है और कौन धोखा देकर जनता को ठगने का प्रयास करता है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैंने आपने देखा होगा हमको इस बजट में, इसी साल का बजट, ये जो 12-13 का बजट है, इसमें हमको 320 करोड़ रुपया मिला था। 320 करोड़ रुपया किसके लिए मिला था? वानिका के लिए मिला, फॉरेस्ट के लिए मिला। खर्चा कितना हुआ? मात्र 20 करोड़, 6% खर्चा हुआ। इस सरकार ये कहते हैं इनको कुछ कहना, इधर की बात इधर का इधर टल्ला देता है। काय को टल्ला देता है यार? तू बहादुर है तो अशोक गहलोत तुझे ही चुनौती देता है, गुलाब चंद कटारिया आजा इस मंच पर और वास्तव में बता तेने बजट का उपयोग किया नहीं किया। 320 करोड़ रुपया बजट में रखा गया था वानिका के लिए, खर्चा कितना किया? 20 करोड़। ये जो ग्रामीण विकास के लिए बजट कितना था इस पिछले बजट में? 1,098 करोड़। खर्च कितना किया? 582 करोड़। 55% ही खर्चा हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ इस बात में? सिंचाई का पैसा मिला था राजस्थान के इस बजट में 490 करोड़। खर्चा कितना हुआ? 161 करोड़ रुपया। केवल 32 और 33% खर्चा किया। और ये जो सामाजिक जो विकास करते हैं, जिसको हम समाज कल्याण विभाग कहते हैं, इस समाज कल्याण विभाग का बजट, इस एक साल का बजट 815 करोड़ रुपया था। उसमें से खर्चा कितना हुआ? केवल मात्र 72 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 8% खर्चा होता है। तुम्हारे पास पैसा होते हुए भी तुम खर्च नहीं कर पाते हो। तुम्हारे पास स्कूल के मास्टरों का 250 करोड़ रुपया तुम्हारे पास बच गया, लेकिन स्कूल में तुम मास्टर नहीं लगा सके। और मास्टरों के पद कितने खाली हैं? आपको सुनकर हैरानियत होगी। मुल्क के मालिक, तुझे सचेत करना चाहता हूं, कम से कम अपने खजाने को देख और अपने हिसाब किताब को मिला। ये जिस प्रकार से तेरे खजाने को लूट खा रहा है, इसका हिसाब तुझे ही करना पड़ेगा। आपने देखा होगा 1,14,000 मास्टरों के पद खाली हैं।
है। कोई स्कूल चल रहा 2 मास्टर से, कोई स्कूल चल रहा 1 मास्टर से। कहीं फिजिक्स का व्याख्याता है तो आपने देखा होगा बायोलॉजी का नहीं, बायोलॉजी का है तो केमिस्ट्री का नहीं, अंग्रेजी का है तो गणित का नहीं, गणित का है तो इसका नहीं, है ना। पूरा हाई स्कूल 2 मास्टरों से चल रहा है। क्या पत्थर पड़ेगा बच्चा? और सरकारी स्कूल में आज कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा आकर के पढ़ता है सरकारी स्कूल में। तो उन्हें पूरा 5वीं का स्कूल 2 लड़कों पर 1 मास्टर भी नहीं लगा रखा है। कहीं तो 17 मास्टर लगे, जहाँ 15 बच्चे हैं और 17 मास्टर लगे हुए हैं। और जहाँ पर तेरे पास 150 बच्चे हैं वहाँ 2 मास्टर पढ़ाता है। अरे टेटा चराने वाला भी 150 बकरियों पर 2 गवाले रखता है ना, तो वाला टेटा को कोई उठा के ले जाता है। तो क्या बना रहा है, क्या पढ़ा रहा है मेरे बच्चों को? सारे राजस्थान को जलाकर खाक कर दिया इस आदमी ने। शिक्षा का जैसा बंटा ढाल इसने किया ना, उतना ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कपिल सिब्बल तेरा मानव संसाधन मंत्री ने आज से 6 महीने पहले एक रिपोर्ट लेना इसे पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का 5वीं का सरकारी स्कूल का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है, अपना नाम ठीक तरह से नहीं लिख सकता है ना। 5वीं, 6वीं, 7वीं का बच्चा है ना, उसको गुना नहीं आता है, उसको भाग नहीं आता है। वहां मेरा बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि मैं गरीब हूं, ठेला चलाता हूं, क्योंकि मेरी माँ सब्जी लेकर के घर घर रोते फिरती है, मेरी माँ है ना प्रेस करके अपने बच्चों को पालती है, मेरा बाप हजामत बना करके अपने बच्चों को पालता है। मैं खूमचे पे सब्जी और फल लेकर के खड़ा हूं, धूप के अंदर चल रहा हूं, और मेरा बच्चा वहां जाता है। मेरे बच्चे का कौन पढ़ाएगा? कौन मेरा बच्चे को ठीक प्रकार से शिक्षा देगा? कोई शिक्षा देना नहीं। और अब तो कानून ये बना दिया है 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। ए मुल्क के मालिक, अब तेरा बच्चा जिंदगी में कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये गुलाब चंद कटारिया किया जा रहा है। जब तेरा बच्चा 8वीं तक पास, फेल का सवाल नहीं। न मास्टर पढ़ाएंगे, न बच्चा पढ़ेगा, न माँ बाप चिंता करेंगे। अरे मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया था जब मैं शिक्षा मंत्री बना था। मैंने 8वीं का बोर्ड इसलिए बनाया था माँ साहब को भी पता रहे कि मेरा रिजल्ट क्या आया है, गांव के लोगों को भी पता रहे कि मेरे स्कूल का रिजल्ट क्या आया, बच्चे को भी पता रहे कि रिजल्ट क्या आया। और जब रिजल्ट 8वीं का बोर्ड का बिगड़ता था ना, तो माँ साहब गर्दन नीची करके गली में से निकलते थे, आवाज देते, अरे मोहनलाल जी मास्टर इधर आओ, इधर आओ, आपका रिजल्ट 20% ही रहा ना। तो माँ साहब की जान नींद उड़ जाती थी। मैंने किसके लिए किया था? उस गरीब के बच्चे के लिए किया था जो अपनी मेहनत से अपने माँ बाप को भूखा रख करके उसकी माँ ठेकरे का कपड़ा पहनकर अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, उसका कोई खरीदोरी नहीं है। और आज इस सरकार ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया। मेरी बात को समझ लेना। अब ये जितनी नौकरियां निकल रही हैं धड़ाधड़ में, तेरा मैं 50,000 भर्ती करूंगा। कैसे करेगा रे भर्ती? ये 50,000 कहता है मैं 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर करूंगा। अरे भले आदमी, तू 10वीं 12वीं के बच्चों के नंबर की मेरिट के आधार पर है ना, तू LDC लगाएगा, तू और कोई मास्टर लगाएगा। तू ये जो मेरिट का नंबर जो देख रहा है ना, इस मेरिट में बता मेरा ये सरकारी स्कूल का बच्चा कहाँ टिक रहा है? मेरा सरकारी स्कूल का बच्चा तो 3 रैंक लेके 3rd डिवीजन पास हुआ है, 2nd डिवीजन पास हुआ है, क्योंकि वहाँ न मास्टर पढ़ाता, न तुम चिंता करते हो, न तुम्हारा कोई निरीक्षण है। वो टाई लगा कर जो सरकारी स्कूल के बाजू में इस प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ता है 500-400 रुपए की फीस देकर के, वहाँ बच्चा 80% नंबर लाता है, 70% नंबर लाता है। अब जिस दिन नौकरी का रिजल्ट आएगा ना, एक मुल्क के मालिक मेरी बात को समझ जा। अब तेरा बच्चा न चपरासी रख सकता है, न मास्टर रख सकता है, न LDC रखता है, क्योंकि तेरे बच्चे के परसेंटेज बने ही नहीं। इसके कारण से तुझे नौकरी से बाहर निकालने का एक षड्यंत्र राजस्थान में हुआ है। कौन करेगा इस बात का विरोध? आज शिक्षा को जैसा कबाड़ खाना बना दिया। मैंने विधानसभा में कहा तुमने राजस्थान में 33 विश्वविद्यालय नए बनाए। ये 33 विश्वविद्यालय कोई किसके हैं? ये जितने धंधा सेठ है ना, जो कभी फैक्ट्रियां चला करके धंधा कमाते थे, वहां तो कम से कम कभी घाटा भी लगता था, कभी मुनाफा भी होता था, तो मेहनत भी करनी थी। अब आजकल विश्वविद्यालय खोलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उसमें फर्नीचर लगाना पड़ता है, 15-20 करोड़ रुपए का खर्चा करो और उसमें आप वाइस चांसलर भी बन जाओ। सारे घर वाले पोते पोतियां जितने भी घर वाले हैं वो सारे के सारे एक यूनिट बना दो और पूरा का पूरा संगठन बनाकर फिर डिग्रियां बेचो और खाओ। हिंदुस्तान में गरीब का बच्चा रोएगा या मरेगा, तुझे विश्वविद्यालय से क्या लेना देना है? अरे सरकार से देखो हो क्या गया है। अरे प्राइमरी स्कूल की मान्यता के लिए भी पसीना बहता था, तब प्राइमरी स्कूल की मान्यता मिलती थी। 8वीं की मान्यता लेनी पड़ती सरकारी स्कूल की और उसके लिए भी पसीना बहाना पड़ता। अब तो साला 2 करोड़ रुपया जमा करा दो, राज्य के
जाने में इतने बाई इतने का प्लॉट ले लो, इतने कमरे और बिल्डिंग बना दो, और बिल्डिंग बनाने के बाद डिग्रियां बेचने का धंधा करो। मैं आज चुनौती से कह रहा हूं राजस्थान के गृह मंत्री को और राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को, पिछले इन 2-3 सालों में जितनी पीएचडी राजस्थान में इन प्राइवेट विश्वविद्यालय ने की, इसकी एक सूची पब्लिश करो। ये जो टीचर जिनको डॉक्टर तुमने बनाया ना, ये डॉक्टर जो है चपरासी लायक भी नहीं है, लेकिन तुमने डिग्रियां 2-2 लाख और 5-5 लाख में दे करके सबको डॉक्टर बना के खड़ा कर दिया। और इसके कारण से जब कभी भी कॉलेज में वैकेंसी निकलेगी तो डॉक्टर होना आवश्यक है। ये सारे के सारे 3rd डिग्री के डॉक्टर आकर के उसके बड़े बाप की औलाद के कारण से वो तो आपका लेक्चरर बन जाएगा, वो रीडर बन जाएगा, और मेरा ये गरीब का बच्चा टॉपर होने के बाद भी जगमार करके वापस आएगा। और इसलिए दर्द को इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की विधानसभा में मैंने और मेरे साथियों ने इस विषय को बहुत गौर से उठाया। मैंने कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप जोधपुर से आते हो, जोधपुर आपका स्वयं का विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय ने होगा, हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा। हमने कहा ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस 25-12 के बाद अपनी पीएचडी की डिग्रियां पूरी किए, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी किए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 90% जो लेक्चरर और प्रोफेसर बने उन सब ने अपनी डिग्रियां 25-12 के बाद ये 3rd डिग्रियां लेकर के वो सारे के सारे नौकरी पे चढ़ गए और रात को उनको नौकरी ज्वाइन करा दी। सवेरे कोर्ट में गए तो कोर्ट में इसलिए स्टे नहीं मिला क्योंकि किसी न्यायालय की न्यायाधीश का बच्चा उसमें सेलेक्ट था, किसी नेता का बच्चा और बच्ची उसमें सेलेक्ट थी, यानी जितने सिंडिकेट के लोग थे उनके बच्चे उसमें मास्टर बन गए, और जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल ले रखा है वो झक मार करके अपना माथा फोड़कर वापस आ गए। ऐसा न्याय है? ये लोकतंत्र का तमाशा है? अगर आप अपने बच्चों का भला करने के लिए नहीं चिंता कर सकते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपके सामने अपने दुख दर्द को ही कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि राजस्थान का इस मंत्रिमंडल में एक कौड़ी का काम नहीं किया पूरे के पूरे 5 साल। कहता है मुफ्त दवाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद तेरे को। गरीब के बच्चे को अगर बीमारी में 2 दवाई की गोली मिलती है तो मैंने उसको विधानसभा में भी उनकी तारीफ की, लेकिन मैंने कहा ये माहे कम से कम यार गोली देने वाला डॉक्टर को भेज दे मेरे गाँव में यार, जो कम से कम पर्ची पे लिख देगा कि तेरे को दवाई क्या चाहिए। मेरे गाँव में डॉक्टर नहीं है, और मेरे गांव में जब डॉक्टर नहीं है तो मेरे यहाँ से मुझे या तो उदयपुर जाना पड़ता है या तो और किसी सेंटर में जाना पड़ता है। वो गांव से बावड़ा चलकर दिन भर अपनी मजदूरी छोड़ता है और आकर के वहाँ डॉक्टर को दिखाता है। पहले तो 4 घंटे तक वहाँ धक्के खाते रहो, और धक्के खाने के बाद 3 दिन की गोलियां देता है, जो गोलियों का असर हो या न हो, पर क्योंकि जेनेरिक दवाइयां ले जाना है, डॉक्टर भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, और वो 15-18 रुपए की गोलियां ले जाते हैं, जिन पर की 200 रुपए की मजदूरी छोड़ते हैं, 22 रुपए का टिकट किरत करता है। क्या योजना है तेरी यार? कम से कम समझा, राजस्थान में 30% डॉक्टरों के पद खाली हैं आज की तारीख में। अब कहता मैं सब भर दूंगा, ये 4.5 साल तक तो नहीं भरता। अब अचानक तेरे को एकदम ये भगवान का रूप कैसे ज्यादा हो गया? अपने यहाँ कहते हैं ना, जब आदमी मरने लगता है ना तो लास्ट के दिनों में उसको सब अच्छे अच्छे कर्म याद आते हैं। ये भी मुझे करना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए। सरकार को लगा गया जा तो रही है, अब अपने बाप का क्या बिगड़ता है? ये जो पैसा जितना बचा है ना ये सब बांटो, ये खैरात बांट डालो, और खैरात बांट करके लोगों को खुश करके और वोट ले लो। फिर बिना साबुन की हजामत करने के लिए फिर 4-4.5 साल का पाचना मिल जाएगा, ताकि इसकी घोट घोट करके साथ कर देंगे। अगर इसके बाद भी आप ये जनता नहीं समझती है तो ये मेरा दोष नहीं है, ये आपका दोष है। मैं कहना चाहता हूँ चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को चाकरी के तराजू में रखो, उनके कामों को रखो, ईमानदारी से रखो, और रखने के बाद हिसाब लगाओ। आपने अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री केवल 6 साल के लिए ही बनाया था, बाकी तो 59 साल तक तो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री रहा। लेकिन हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री का बंदा ये कोशिश नहीं कर सका कि इतनी बढ़िया रोडे बनकर के देश को जोड़ा जा सकता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से 4 लेन की सड़कें बना करके सारे हिंदुस्तान को गन्ना घोट ला करके खड़ा कर दिया। आज ये मेगा हाईवे बनी ना, ये वसुंधरा जी की देन के कारण से बनी है। और ये जो गांव-गांव में 500 तक की आबादी के डामर की सड़क बनाने का पैसा, हिंदुस्तान का अगर कोई पहला प्रधानमंत्री है जो दिल्ली पे खजाने से पैसा भेजकर गांव की सड़क बनाने के काम करता है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। आपने देखा होगा काम करने का। मैंने आपके बिना मांगे हमने ये हिसाब नहीं लगाया कि यार मुझे वोट मिला कि नहीं मिला। कांग्रेस तो वो खाता निकालती है और गांव वालों को पूछती है, अरे यार तेरे गांव में तो वोट तो मिले ही नहीं, यार तेरा हेल्थ पर थोड़ी लगेगा, तो हैंड पे वोट क्या लगता है? तेरे काका जी का पैसा
ये गुलाब चंद जी काका जी का नहीं है, और जो हम आपको लगाते या देते हैं ये अपने घर का नहीं है, ये तो तेरा ही खजाना है यार, तेरा हक है। एक मंगे एक तरह से क्या मांगता, जूते रखकर मांग इस नेताओं से, क्योंकि ये तेरा नौकर है, तेरा बाप नहीं है। दुर्भाग्य मेरे देश का 65 साल के बाद भी जिसको हमने नौकरी दी वो हमारी खोपड़े पड़ रहा है। ये जो आपका कलेक्टर होगा, एसपी होगा, डीवाईएसपी होगा, ये डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ये गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता होगा, ये गाड़ी लेकर के आया जो सरकारी पेट्रोल फूंक रहा है, जो उसके बात का नहीं है। ये मुल्क के मालिक तेरे खजाने के पसीने का पैसा है जो मैं ये उपयोग कर रहा हूँ। उस उपयोग करने वाला हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा। और आपको क्या लगता है, आपको काम इन बड़े नेताओं से थोड़ी पड़ता है, हमको तो काम पड़ता है पटवारी से नकल लेने जाते हैं, कहता है यार 500 रुपया दो, अरे यार देना पड़ेगा। थाने में काम पड़ता 1000 रुपया लावे, अच्छा देना पड़ेगा। डॉक्टर से काम पड़ता देना पड़ेगा, तहसीलदार से पड़ता देना पड़ेगा, एचओ से देना पड़ेगा, फला को देना पड़ेगा। जिसका बाप चोर ऊपर बैठा दिल्ली में, उसकी औलाद चोर पैदा होती है, उसमें देखो सारे देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में 65 साल में इस कांग्रेस ने जलाकर खाक कर दिया। सारा देश, जो देश आजादी के लिए सरफरोशी की तमन्ना आज मेरे मन में है, देखना का बाजू में कितना जोर है। अरे यारो, फांसी के तख्ते पर चूड़ने वाला भगत सिंह और वीर सावरकर तुमसे पूछता है मुल्क के मालिकों, क्या हमने तो आजादी के लिए इसलिए मरे थे कि आजादी के 65 साल के बाद ये सारे के सारे सफेदपोश डाकू हिंदुस्तान की जनता का गरीब का पैसा खाकर अपनी औलाद को मोटा करने का धंधा करने लग जाएंगे। सारा हिंदुस्तान का राजनेता और राजनीतिक पार्टियों की जो गिरावट आई है, लोगों को नफरत होती है। कई बार मैं भी जब कपड़े कलर का पहन करके गाड़ी में बैठता हूँ, अनजान आदमी मुझे जानता नहीं, मद्रास की ट्रेन में बैठा हूँ, छोटे छोटे 18 साल के बच्चे हमारी ड्रेस और शर्ट को देख कहते हैं ये चोर बैठा है, चोर बैठा। ये मैं हंसाई के लिए नहीं कह रहा, ये मैं हंसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से छोटे छोटे बच्चे आजकल के नेता पर जिस प्रकार का कमेंट करते हैं, वो वास्तव में ऐसा लगता है कि नेता वो सरफरोशी की तमन्ना वाला था या घर लुटा करके जनता की सेवा करने वाला नेता कहलाता था। आज चोर, लुटेरे और बदमाश जो है ना, इस देश की नेतागिरी कर रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये जो सारा भ्रष्टाचार है ना, जिसमें आपने अशोक गहलोत मेरे जैसे एक दुपट्टा डालते और कहते हैं महात्मा गांधी का चेला है। बहुत अच्छी बात है, महात्मा गांधी के चेले, केवल दुपट्टा डालने से महात्मा गांधी नहीं होता है। भैया थोड़ा सा मेरे को हिसाब बता दे कि तेरे राज में कितने कपड़े हुए हैं, तो इसका जवाब दे दे मुझे। और हाथ चिंतक नहीं करता है, आधे टेढ़ी बातें करता है। वसुंधरा जी ने ये कह दिया, वसुंधरा जी ने कह दिया, ये बता ना गुलाब चंद कटारिया ने क्या कहा और उस सवाल का जवाब क्या है तेरे पास, उसको दे के बता। राजस्थान का ये जो दक्षिणी, ये जो हमारा मरुस्थली क्षेत्र है ना, वहां से बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक, ये सारा बॉर्डर किसने बेचा बता? ये सारा बॉर्डर बेचने वाला कौन है? कौन है इसकी रजिस्ट्री कराने वाला? और ये सारा जो 25,000 हेक्टेयर जो जमीन तुमने बेची है, इसकी सारी रजिस्ट्रियों को निरस्त क्यों नहीं करता है? जब तुझे पता है कि गलत लोगों ने गलत नामों से रजिस्ट्रियां कराकर इस जमीन को बेचा है, उसका जवाब नहीं देगा? तो इस बात का जवाब दे, ये वडेरा कौन है? ये रॉबर्ट वडेरा कौन है? किसका दामाद है? ये सोनिया का दामाद हो सकता है पर हिंदुस्तान का दामाद नहीं है। क्या मजाक करिए तेने? हमारा पूरा का पूरा बीकानेर से लेकर के किसानों की जमीन को कोड़ियों में बिकवा दी। 35-35 हजार रुपए में सारे किसानों ने रजिस्टर करा करके रॉबर्ट वडेरा की कंपनियां, 12 कंपनियां, एक दो नहीं 12 कंपनियां बनाकर है ना, हमारे पूरा का पूरा बीकानेर का ये जो सारा का सारा पोखरण का और ये जो सारा एरिया है, ये सारा का सारा उससे खरीद किया। 10,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी। एक मुल्क के मालिक ये बता, अगर एक सीलिंग एक्ट लागू होता है राजा महाराजा पर, तो इसे वडेरा पर लागू क्यों नहीं होता? वो सीमा से अधिक जमीन कैसे खरीद सकता है? कानून उसको अधिकार कैसे देता है इस तरह की जमीन को खरीदने का? लेकिन क्योंकि बड़े बाप की औलाद है इसलिए वो खरीद सकता है। और इसमें भी आश्चर्य होगा आपको, मैं आपको आश्चर्य की तरफ ले जा रहा हूँ, उसमें भी वडेरा का एक फुट की गोड़ी नहीं है। इसने 65,000 करोड़ का लोन लिया, 65 करोड़ का, 65,000 नहीं, 65 करोड़ का लोन दिया, बिना ब्याज के लोन दिया। कोई है आपको और मुझे 65 रुपये भी कोई बिना ब्याज के लोन दे दे? हमको तो 65 रुपये भी कोई बिना ब्याज के नहीं देता है। इसको 65 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और उसी लोन से 35-35 हजार रुपए में 10,000 हेक्टेयर जमीन को इसने खरीद ली। और खरीदने के बाद उसका मालिक बनकर के, उसका डायरेक्टर बनकर के, उसका जो है ना अधिकारी बनकर के बैठ गया। और थोड़े दिन बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि ये सब पता था अशोक गहलोत को, ये मालो माल कैसे बढ़ेगा, कैसे पैसे कमाया जाएगा। और उसके बाद में घोषणा की, क्या घोषणा की? ये कहा कि ये जो एरिया है ये आपका सोलर एनर्जी का हब बनेगा, यहाँ सोलर एनर्जी पैदा होगी।
सोलर एनर्जी भगवान ने हमको सूर्य का प्रकाश दिया और सूर्य के प्रकाश के कारण से बिजली पैदा होगी। ये सारे एरिया को 6 महीने बाद अशोक गहलोत घोषित करता है कि यहाँ सारा का सारा जो है वो और सोलर एनर्जी पैदा होगी। और सोलर एनर्जी का नाम लेते ही जमीन की कीमत धन बढ़ती गई। 35 से 35 लाख पे जाके बिकी। 35,000 की जमीन को 35 लाख रुपए में रॉबर्ट वडेरा बेच करके रातों रात अरबपति और खरबपति बन गया। ये बेईमानी नहीं है तो क्या है बता? ये बेईमानी नहीं है, बस क्योंकि तेरी बड़ी मम्मी में ऊपर बैठी है और तुमको राज करना, राज का मजा लेना है तो हर एक को जी हजूरी करना, यही तुम्हारी जिंदगी में सीखा है। केवल इन पदों को चाटने के लिए राजस्थान के गरीब किसान को उजाड़ करके खा गए। अगर तुम्हें दम हो और अगर तुम्हें कोई भी मोरल हो तो मेरे उन किसानों को भी 35 नहीं दो तो कम से कम 17 लाख रुपया तो उनको भी वापस दे करके कम से कम उनको उनकी गरीबी दूर करो। लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे नहीं है। यही नहीं, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी आप बड़े महात्मा गांधी के चेले बनते हो ना, बताओ तुम्हारे जोधपुर में जो तुमने माइंडसेट दिए ना, वो माइंडसेट किसको दिए? वो तो तुम्हारे भाई भतीजों को ही दिया ना, तुम्हारे भाई के बेटों को, पत्नियों को, उनको ही दी ना। हमने राजस्थान की विधानसभा में वो पूरी की पूरी फहरिस्त उठा करके रख दी कि ये जो अलॉटमेंट है ये अलॉटमेंट कैसे किया। तो उन्होंने जवाब दिया हमको कि गुलाब जी ये राजस्थान की विधानसभा ने हमको अधिकार दिया। हम कैबिनेट में गए और कैबिनेट की मीटिंग में हमने 5 हेक्टेयर जो इसकी सीमा थी, इसकी सीमा को घटाकर 1 हेक्टेयर कर ली। मैंने कहा ये केवल आप यहीं के लिए क्यों करते हैं, सारे राजस्थान के लिए कर दो, कम से कम बाकी सब जो माइंस लेना चाहते उनको भी माइंस मिल जाएगी। पर नहीं, पर्टिकुलर उसी एरिया में किया और जोधपुर का पत्थर इतना महंगा पत्थर हो गया और इसके कारण से और उसके बाद भी आपको आश्चर्य होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर किया, यहाँ तक भी समझ में आता है। लेकिन उसके बाद तुमने ये दायरा पे ये क्यों लगा दिया कि ये जो अपना चौपाटी एरिया में जितने कटर लगे हुए हैं उन कटर मालिकों को ही ये अलॉटमेंट हो सकता है, ये क्यों सीमा लगाई? अरे कम से कम ये भी कहता है यार जोधपुर जिले में जो भी इस प्रकार का कटर चलाते हैं उन सब कटर वालों को इन माइंसों का अलॉटमेंट होगा तो समझ में आता है। केवल उसी लिस्ट को फहरिस्त को क्लियर करना था और उसके बाद में उन्होंने सारी जमीन ये सारा अलॉटमेंट करके माइंसों का करोड़ों करोड़ रुपए की माइंस है अपने सभी के रिश्तेदारों को पकड़ा दी। विधानसभा में हमने सवाल खड़ा किया, अशोक गहलोत जो जैसा गांधी जी का चेला है फट से उठते ही उसने कहा गुलाब जी आप प्रतिपक्ष के नेता, ये सारी फाइलें मैं आपको ही देता हूँ और आप इसमें जांच करके जो कह दोगे वो मैं मान लूंगा। मैं भी बड़ा गदगद हो गया यार, ये तो वास्तव में महात्मा गांधी का ही चेला है यार, मेरे को ही सारा अधिकार दे रहा है कि आप जांच कर लो और जांच करने के बाद जो मुझे बता दोगे मैं वो मान लूंगा। मेरे पास सारी फाइलें लेकर सेक्रेटरी साहब आ गए, मैंने वो सारी फाइलों को देखा और देखने के बाद मैंने अपना नोट बनाया। मैंने कहा इसमें मुझे 2 जगह बेईमानी की बदबू आती है, एक तो 5 हेक्टेयर से कम को किया इसमें बदबू आती है और एक पर्टिकुलर एरिया के जो भी कटर थे उन्हीं को माइंस क्यों अलॉट की जाए, ये दोनों आता है। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई और मैंने स्पीकर साहब को भेज दी और जब स्पीकर साहब को भेज दी तो हमने कहा था कि स्पीकर साहब अब अपने सदन की कमेटी बनाओ, इसकी जांच करो, इसका दोषी कौन है उसको दंड मिले। तो स्पीकर साहब भी धीरे धीरे करने लगे और लास्ट का दिन विधानसभा जब स्थगित हो रही थी 22 तारीख के दिन, उस 22 तारीख को जब स्थगित हो रही थी उस दिन आपने देखा होगा जनगण मन होने के 2 मिनट पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री खड़ा होता है, माइक पर आता है और माइक पर आकर ये कहता है मैंने गुलाब जी ने इसको संदेह प्रकट किया है, इसे सारी माइक से निरस्त करता हूँ। क्या निरस्त करना चोरी का इलाज है? कम से कम चोरी करने वालों को दंड क्या मिला? निरस्त करने का मतलब क्या निकला? निरस्त करने का मतलब ये तो प्रूव हो गया कि वास्तव में निरस्त आपने इस कारण से किया, इसमें अनियमितता हुई। यही आएगी, आप चिंता क्यों करते हो? इससे बढ़िया मंच तो हो ही नहीं सकता है ना। कम से कम वहां से तो आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ से तो कम से कम अच्छी तरह से दिखाई देगी। अगर आप शांति से बैठोगे तो 2-5 मिनट और मैं अपनी बात करूंगा, नहीं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।